अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम तटीय मैदान के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में गहराई से अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। प्रायद्वीपीय पठारी भाग के पूर्व व पश्चिम में दो सकरे तटीय मैदान मिलते हैं, जिसे पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। आप यहाँ पे भारत के मानचित्र पे ध्यान दो। ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसे प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व और पश्चिम दिशा में दो सकरे मैदान पाए जाते हैं। मानचित्र पे मैंने ये जो हरे कलर का भाग दर्शाया है, ये जो है मैदान है, जो पूर्व की तरफ है उसे पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है, और जो पश्चिम की तरफ है ये हरे कलर वाला, इसे पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। समझ में आ गए? आगे समझते हैं। इनका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन व निक्षेपण एवं पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। तो आइए समझते हैं इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ है। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ से बहुत सारी नदियाँ, कुछ नदियाँ जो हैं पश्चिम की तरफ बहती हैं और कुछ नदियाँ जो हैं पूर्व की तरफ बहती हैं। तो ये जब नदियाँ बहती हैं तो अपने साथ अवसाद लेके बहती हैं। अवसाद क्या होता है? जमीन, जब नदियाँ बहती हैं तो ये जमीन को काटती हुई बहती हैं। तो जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, जो चूर्ण होता है, उसी को हम लोग अवसाद कहते हैं। तो नदियाँ क्या करती हैं? अपने अवसादों को लाके यहाँ पे जमा कर दी गई हैं, जिसके कारण इस मैदान का निर्माण हुआ है। और यहाँ पे जो अरब सागर है और यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी है, तो इनकी जो नदियों की जो तरंगे हैं, जो लहरें हैं, ये क्या करती रहती हैं? अपने किनारों को तोड़ती रहती हैं। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा है? इनका निर्माण जो है सागरीय तरंगों द्वारा, सागरीय लहरों, तरंग मतलब होता है लहरों द्वारा अपर्दन के कारण। अपर्दन का मतलब क्या होता है? नदियां जब बहती हैं तो पत्थरों को तोड़ती रहती हैं, उसी प्रक्रिया को हम लोग अपर्दन कहते हैं। और पत्थरों को तोड़ने के बाद उसका निक्षेपण कर देती हैं। निक्षेपण का मतलब क्या होता है? वो जो पत्थरों को चूर्ण होता है, जिसे नदियां अपने तरंगों से तोड़ देती हैं, उसे लाके यहाँ पे जमा कर दी हैं। जमा करने को ही हम लोग निक्षेपण कहते हैं। समझ में आ गया? जिसके कारण इस मैदान का निर्माण हुआ है। क्लियर हुआ? आगे समझते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में। तो यहाँ पे ये जो वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये है पश्चिमी तटीय मैदान। आइए अध्ययन करते हैं। यह पश्चिम में कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो इस मैदान का विस्तार जो है कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक पाया जाता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये फैला हुआ है। क्लियर हुआ? आगे समझो। यह एक सकरा मैदान है जिसकी औसत चौड़ाई जो है 64 किलोमीटर है। ये जो मैदान है ये जो है सकरा है। सकरा मतलब क्या है? इस मैदान की चौड़ाई जो है वो कम है, और इसकी जो औसत चौड़ाई है वो कितनी है? 64 किलोमीटर है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने के पास सर्वाधिक चौड़ाई 80 किलोमीटर है। अगर हम बात करें ताप्ती और नर्मदा नदी के पास, यानी कि यहाँ और यहाँ इस नदी के पास जो इसकी औसत चौड़ाई है वो 80 किलोमीटर हो जाती है। यानी कि जो सबसे अधिक चौड़ाई इसकी है वो 80 किलोमीटर है। और सबसे अधिक चौड़ाई कहाँ पे पाई जाती है? नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने के पास, यानी कि इस वाले भाग में पाई जाती है। समझ में आ गया? इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियां छोटी और तीव्रगामी हैं, जो मुहाने के पास डेल्टा ना बनाकर ज्वारनदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो जो नदियां पश्चिम की तरफ बहती हैं, यानी कि पश्चिमी मैदान में बहती हैं, वो नदियां छोटी होती हैं। समझ में आ गया? उनकी जो लंबाई होती है बहुत कम होती है, और इस मैदान का जो ढलान है बहुत अधिक होने के कारण जो नदियां हैं बहुत
तेजी से बहती हैं, यानी इस तरफ जो नदियां बहती हैं, जो अरब सागर की तरफ नदियां बहती हैं, उनका रफ्तार जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण नदियां यहाँ पे डेल्टा नहीं बनाती हैं, जिसके कारण यहाँ पे किसका निर्माण होता है, ज्वार नदमुख का निर्माण होता है। अभी डेल्टा क्या होता है, ज्वार नदमुख क्या होता है, इसका मैंने पहले से वीडियो बना दिया है, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। समझ में आ गया? आइए और आगे समझते हैं। अभी यहाँ पे ध्यान दो, गुजरात से लेके दमन तक जो भाग दिखाई देता है इसे काठियावाड़ तट कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ध्यान दो, यहाँ पे गुजरात से लेके दमन तक जो तट दिखाई देता है उसे काठियावाड़ तट कहा जाता है, और दमन से लेके गोवा के मध्य जो तट स्थित है उसे कोंकण तट कहा जाता है। समझ में आ गया? दमन से लेके गोवा के मध्य यानी कि यहाँ पे जो तट स्थित है या जो मैदान स्थित है उसे कोंकण तट कहा जाता है, और गोवा से लेके कर्नाटक के मैंगलोर तक, गोवा से लेके कर्नाटक के मैंगलोर तक जो यहाँ पे मैदान स्थित है इसे हम लोग कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं, या इसे कन्नड़ तट कहा जाता है। समझ में आ गया? और मैंगलोर से लेके कन्याकुमारी के मध्य जो तट या जो मैदान स्थित है इसे मालाबार तट कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए इसे ध्यान में रखना। फिर से समझो, गुजरात से लेके दमन तक जो भाग दिखाई देता है, जो मैदान दिखाई देता है, इसे काठियावाड़ तट कहा जाता है। दमन से लेके गोवा के मध्य कोंकण तट कहा जाता है, और गोवा से लेके मैंगलोर के मध्य कन्नड़ तट कहा जाता है, और मैंगलोर से लेके कन्याकुमारी के मध्य जो तट दिखाई देता है इसे मालाबार तट कहा जाता है। क्लियर हुआ? आगे समझो। अब हम चर्चा करेंगे पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। इस मैदान का विस्तार जो है स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कुमारी अंतरीप या केप कॉमरिन तक है, यानी कि जो पूर्वी तटीय मैदान है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ पे एक नदी दिखाई दे रही है, इस नदी को स्वर्ण रेखा नदी कहते हैं। तो स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी के कई नाम हैं, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। कन्याकुमारी को हम लोग कुमारी अंतरीप भी कहते हैं, केप कॉमरिन भी कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, कभी आपको केप कॉमरिन दिखाई देगा तो कभी कुमारी अंतरीप दिखाई देगा। तो कन्याकुमारी के दो और नाम हैं। कौन कौन से नाम हैं? एक तो है कुमारी अंतरीप और एक है केप कॉमरिन। समझ में आ गया? तो पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ से है? स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी के मध्य स्थित है। क्लियर हुआ? आगे समझो। इसकी औसत जो चौड़ाई है 160 किलोमीटर से लेके 480 किलोमीटर है। तो इसकी हम चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो औसत चौड़ाई है वो 160 किलोमीटर से लेके 480 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। तो यानी कि इसकी चौड़ाई कहीं पे अधिक होती है तो कहीं पे सक्रिय हो जाती है। यह मैदान पश्चिमी मैदान से चौड़ा है। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये जो पश्चिमी मैदान है, पश्चिमी मैदान के अपेक्षा जो पूर्वी मैदान है इसकी जो चौड़ाई है वो काफ़ी अधिक है। समझ में आ गया? आगे समझो। इस मैदान में महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी नदियों के डेल्टाओं का निर्माण किया है। तो यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। तो पहला जो नदी है महानदी, गोदावरी, कौन कौन सी नदी है यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो यहाँ पे है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये नदियाँ जब बहती हैं तो अपने साथ अवसाद लेके बहती हैं, और वही अवसाद लाके यहाँ पे जमा कर दी हैं, जिसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा का वीडियो मैंने पहले बना दिया है, आप उस वीडियो को देख लेना, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे समझो, यह मैदान पश्चिमी मैदान से चौड़ा है। इस मैदान में महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी नदियों के डेल्टाओं का निर्माण किया है। तो अगर आप पूर्वी तट पे देखोगे तो यहाँ पे हमें डेल्टा देखने को मिलता है, जबकि आप पश्चिमी तट पे देखोगे तो यहाँ पे डेल्टा का निर्माण नहीं होता। यानी कि जो नदियाँ पूर्व की तरफ बहती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्लियर हुआ? आगे समझो। यह मैदान जो है अत्यधिक उपजाऊ है। डेल्टा का निर्माण होने के कारण ये जो तट है या ये जो मैदान है बहुत ही उपजाऊ है। आइए इसको हम मानचित्र से समझते हैं। यहाँ पे मानचित्र में ध्यान दो,
कन्याकुमारी से लेके आंध्र प्रदेश के मध्य जो मैदान स्थित है इसे हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। कन्याकुमारी से लेके आंध्र प्रदेश के मध्य जो मैदान स्थित है इसे हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। और आंध्र प्रदेश से लेके पश्चिम बंगाल तक जो तट स्थित है या जो मैदान स्थित है इसे हम लोग उत्तरी सरकार कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। समझ में आ गया? तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।